आज काफ़ी दिनों के बाद दूध निकालने का मौका लगा, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। शाम के समय ये भैंस है हमारी, ये गाभिन है, अभी 6वां महीना इसको चल रहा है। 5.5 महीने करीब ये गाभिन है और दूध भी दोनों टाइम दे रही है। इसके साथ थोड़ा दिक्कत ये है कि इसको हम एक टाइम पे दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दिन में फिर रोने लग जाती है अगर किसी समय दूध छोड़ दो। हालांकि दूध काफ़ी कम हो गया है, फिर भी दोनों टाइम इसका दूध निकालना पड़ रहा है। और पहले के मेरे आपने वीडियोस देखे होंगे काफ़ी, मैंने मिल्किंग कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, थनों को कैसे साफ़ करके धोना है, पशु का पिछले हिस्से की सफाई होनी ज़रूरी है, फर्श साफ़ होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई हैं, पुरानी वीडियो अगर आप कभी जाके देखते हैं तो। और अभी भी हम वही सबसे पहला जो हम लोगों को बताते हैं कि साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे दूध की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दूध में अगर कोई भी बाहर से भूसा, तिनका या कुछ भी अगर धूल धक्कड़ कुछ भी जाती है, वो जितनी देर दूध में रहेगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें दूध में ग्रो करेगा। तो उससे बचने के लिए ये है कि दूध की क्वालिटी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, तो साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध निकालने वाले के हाथ साबुन से धुले हुए होने चाहिए, और जब थन की सफाई हो जाती है तो उसके बाद उसको सारा पानी बिल्कुल से पूरा पोंछ के, होना तो ये चाहिए कि साफ़ कपड़े से उसको सुखाया जाए, लेकिन वो कई बार एकदम से थन सूख जाते हैं तो दूध निकालते समय थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस होती है। अच्छा, कई लोग इसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे तेल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि तेल अगर हम उसको लगाते हैं या कुछ भी मक्खन वगैरह लोग लगाते हैं जिससे थन में थोड़ा मुलायम सा वो लगे और आराम से दूध निकले, तो होता क्या है कि उससे भी गंदगी चिपकने का वो रहता है और उसमें वो भी दूध में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दूध की क्वालिटी को ख़राब करता है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि उसमें कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं होनी चाहिए, और थन को बिल्कुल मुट्ठी से पकड़ना है, उसको बिल्कुल अंगूठे का जोर उस पर नहीं देना है। अभी इसका भी क्या है कि दूध कम हो गया है, तो एक टाइम पे जब दूध ऑर्डर में कम हो जाता है तो थन थोड़ा सा टाइट से लगते हैं। भैंस के थन वैसे भी थोड़ा सा धोने में टाइट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुट्ठी से निकालते हैं और धीरे धीरे आदत हो जाती है, और सूखे थनों से दूध निकालने की आदत बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वो अभ्यास करने से आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। पशु भी साफ होना चाहिए। ये कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ये हमारी घर की तीसरी पीढ़ी की है भैंस है। इससे पहले इसकी माँ और इसकी नानी भी हमारे घर पर रह चुकी हैं। इसकी उम्र अभी 6 साल 5 महीने मुश्किल से हो रही होगी। 2 नवंबर 2017 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो 2 अप्रैल को इसको कितने 6 साल 4 महीने इसको हो रहे होंगे। और इतने कम समय में इसने 3 कटिया या पड़िया जो कहते हैं वो हमें दे दी। ये भी हमारी गाय पहले बार की गाय है, जर्सी में। ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है, हालांकि ये भी गाभिन है और काफ़ी पहले इसने बच्चा दे दिया था कम उम्र में। ये इसकी इस बार की, अगर आपने फेसबुक पर मेरा रील अगर देखी होगी कल परसों में 1 आध दिन पहले जो मैंने डाला था, तो उसमें उसके मैं बालों की
ट्रिमिंग की है, उसके बाल काटे हुए हैं। तो इससे साफ़ सफाई रहती है, जुए किलनी चीचड़ वगैरह नहीं लगती हैं, स्किन में कुछ लीक वगैरह नहीं होती। तो साफ़ सुथरा, जितना साफ़ सुथरा रहेगा जानवर उतना स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। इससे उसकी दूध की क्वालिटी में भी फ़र्क आता है। ये है तो अभी थोड़ा सा इसमें दूध थोड़ा कम है और गाढ़ा रहता है इस समय पे दूध, जब लास्ट में पशु गाभिन होता है दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो उससे भी थन थोड़ा सा टाइट होने लगते हैं। जब ऐसा कुछ ऐसा लगे और थन को गीला करने की आवश्यकता है तो हल्का सा दूध का झाग हाथ को लगा करके अभी देखिए मेरे हाथ की नसें देखिए, यहाँ पर कितना जोर इस थन को दबाने पर लग रहा है। तो जब हम इस तरह के पशुपालन कृषि कार्य करते हैं तो हमारी तो ये समझ लीजिए कि जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही जिम हमारे घर पे होता है और इसी तरह की एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं लोग। घरेलू कामों से ही इतना सुबह से शाम तक एक्सरसाइज हो जाती है कि फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए इधर आपको क्लियर और दिखाई देगा कि कितना जोर लगता है थन, और इतना जोर लगाने के बाद भी भैंस को कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि उसको दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई चुभ नहीं रहा है। और ये एक टेक्निक है, आर्ट है। दूध निकालने को लेकर के मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ रहा है। अभी 2 दिन पहले का एक वाक़या है। मैं घर पे बैठा हुआ था तो बाहर से, गेट के बाहर पे मुझे किसी ने बाइक के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई प्लांट पे आया होगा तो अगले गेट पर चला जाएगा, लेकिन दोबारा से जब जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा तो मैं बाहर निकल के आया तो एक 18-19 साल के आसपास का एक लड़का बाइक पे था। तो उसने मुझे बुलाया कि अंकल ज़रा बात सुनो। मैं थोड़ा, मुझे उसका वो लगा, मैंने पूछा कुछ काम है क्या है? तो उसने कहा कि आप 1 मिनट बात तो सुनो, इधर आओ। मैं चला गया उसके पास। मैंने कहा बताओ बेटे क्या बात है? कहने लगा कि मुझे जो है भैंसों का तबेला बनाना है, बताओ तो ज़रा कैसे करेंगे, उसको क्या करना है? मैंने कहा भैंसों का तबेला कैसे बनाना है? बोला मुझे 50 भैंसें पालनी हैं, उसका तबेला बनाना है, तो बताओ कैसे करें, क्या करें? तो मैं थोड़ा सा हल्के फुल्के मूड में उसे देख के, मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ वो सा लग रहा था, उसका जो बात करने का एटीट्यूड या जो तरीका था उसका, वो जिस तरीके से उसका बुलाने का तरीका, और वो तो मैं थोड़ा सा मज़े लेने के मूड में भी आ गया। तो मैंने कहा तबेला यहीं रोड पे ही बताऊं कि तुझे टाइम है, थोड़ा अंदर को आ जा। मैंने बोला मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने अभी ठेकेदार के पास जाना है, मैंने उसके लिए शेड वेड जो बनाना है उसकी बात करनी है। तो मैंने कितनी भैंसें पालनी है? बोला 50 भैंसें लाऊंगा मैं, हरियाणा से आएंगी सारी भैंसें, और सारी भैंसें 20 लीटर दूध से ऊपर की होंगी। तो बहुत अच्छी बात है यार, इस उम्र में तेरे को, मतलब एक कोई अगली पीढ़ी का, हमसे अगली पीढ़ी का कोई बालक अगर इस तरह की बात कर रहा है और उसका जोश देख के मैंने कहा तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उससे कहा कि क्या प्लानिंग है, कैसे है, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, क्या करता, पढ़ाई कितनी की है, क्या है? तो जनरली कुछ क्वेश्चन मैंने उससे पूछे हैं। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। मैं बड़ा शॉक्ड था। मैंने कहा तो अभी से ये भैंसें पालने का कैसे वो चल रहा? तो बोलता है कि नहीं मुझे भैंसें ही पालनी है और सारी 20 लीटर से ऊपर की पालूंगा, और वो सब मैंने सारी तैयारी कर रखी है, सारी भैंसें भी मुझे सब मिल रही है हरियाणा से। तो मैंने कहा भैंसें हरियाणा से तो मिल रही हैं, कोई जान पहचान है या किसी से कोई इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है? तो बोला वो सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर मैं उसे बुला करके फिर अपने इधर ले आया प्लांट पर, उसको बिठाया। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो जैसे हमारे घर पे भी होता है कि हम भले ही 4-5 ही पशु पालते हैं, लेकिन कई बार आजकल 3-4 महीने से हमारे यहाँ जो महिला स्टाफ यहाँ पर काम करती थी, तो वो कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण वो नहीं आ पा रही 4 महीने से। तो आजकल हमारे लिए थोड़ा सा इसमें लोड बढ़ा हुआ है। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, तो मैंने कहा
देखो यार, हम लोग यहाँ इसमें परेशान हो रहे हैं 4 जानवरों में, और ये बच्चा आया है 50 भैंसें पालने की बात कर रहा है। तो भी मुस्कुराते हुए आ गई। उसने कहा बेटे तू ये कोशिश तो कर रहा है, कितने पैसे लगाएगा क्या? बोला कोई दिक्कत नहीं है, 15-16 लाख रुपए में सेट बन जाएगा मेरा। उसके बाद 50 भैंसों का मैंने मोटा मोटा 60-70 लाख रुपए का एक बजट उसका जो है वो लगा लेंगे। अब इतनी बातें मुझे बहुत ज़्यादा हवा में सी बातें लग रही थी, तो उससे मैं डिटेल में कई सारी चीज़ें पूछने लगा। मैंने कहा तूने अपनी कैलकुलेशन जो की है वो कैसे की हुई है? तो बोलता है कि मैं देखो कल 50 भैंसें लाऊंगा, उसमें से 25 भैंसें भी अगर दूध पे होंगी, और एक भैंस मैं 20 लीटर वाली लाऊंगा सारी, और कम से कम भी 15 लीटर तो आराम से दे देंगी वहाँ पे। तो 15 लीटर मल्टीप्लाई बाई 25 भैंसें, तो उसने कैलकुलेशन निकाली कुछ 375 लीटर कुछ ऐसे वो निकल के। फिर बोला मैं इसमें वो करूँगा, अगर ये कम से कम मेरा डेयरी पे 50 रुपये लीटर भी इसका दूध जाएगा, तो जो भी उसकी फिगर आ रही थी, मुझे एग्जैक्ट अभी कैलकुलेशन का ध्यान नहीं है, तो वो ये लगेगा मैं इतना इसको फीड खिलाऊंगा, इतना मेरे जो स्टाफ होगा उसकी सैलरी में चला जाएगा। तो जो मोटी मोटी कैलकुलेशन 2 लाख से ऊपर वो पैसे अपनी बचत के दिखा रहा था। तो मैंने कहा उससे तो कि बेटे इसमें अभी घास भी तो खाएगी भैंसें, वो घास कहाँ से आएगा? बोला वो तो खेत है ना हमारे। मैंने कहा खेत तुम्हारे भी हैं, तो उस खेत में जो अनाज होता है अभी तक, वो भी तो तुम उसके बदले चारा बोओगे, तो कुछ ना कुछ उस खेत का जो ठेके में खेत का रेट चल रहा है वो भी तो उस पर जोड़ोगे। तो बोलता हाँ जोड़ लो, कितना चल रहा है? मैंने कहा 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ का रेट होगा। कहता 3 एकड़ ज़मीन है। तो मैंने कहा 50 हज़ार के हिसाब से 1.5 लाख रुपया साल का तुम्हारा ये चला गया, तो मोटा मोटा 15 हज़ार रुपये मान के चलो महीने का। हाँ बोला उतना घटा दो। फिर मैंने कहा ये भूसा भी तो लेना पड़ेगा। बोला भूसा तो मैं साल भर का इकट्ठा स्टॉक कर लूँगा। मैं कहा उस पर भी तो पैसा लगेगा। तो कहता है हाँ लगेगा, चलो वो भी निकाल लो। कुल मिला के जब मैंने उसको खर्चे बताए और थोड़ी बहुत, मैंने कहा कितने टाइम तेरी भैंसें जो पीक लैक्टेशन होगा, जो अपना पीक जो टाइम पे वो दूध देंगे 15 लीटर, तो वो कितने महीने दे देंगी? वो ज़रा पूरे साल देंगी। फिर मैं थोड़ा उसको बताने लगा कि ऐसा नहीं होता है। दूसरा मैंने कहा दूध निकालने का सीखा है तुमने या कुछ हो गया है? तो कहता नहीं मुझे उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो मशीनों से निकालूंगा। आजकल तो भैंसों का दूध निकालने की मशीनें आ गई हैं, और नहीं होगा तो मेरे पास स्टाफ बहुत है, लेबर कर लेगी काम। तो पुरानी लेबर है। बोला आपको भी चाहिए तो मैं दिला दूँगा। मैं कहा तो बहुत बढ़िया आदमी है यार। तो अगर ऐसा है तो एक और सच्चाई बताता हूँ। मैंने कहा जितनी भी लेबर तेरे पास अभी है, अगर तू डेयरी करेगा और उस पर अगर उस लेबर को वहाँ एडजस्ट करेगा, तो 6 महीने के अंदर सारे लोग चले जाएंगे तेरे पास से। वो फिर मतलब वो समझने को तैयार नहीं था। तो मेरी वाइफ ने उससे कहा कि बेटे तू कहाँ इन चक्करों में पड़ा हुआ है, तेरे पास इतने पैसे हैं तो चुपचाप कुछ 10-20 कंपनियों के शेयर खरीद के एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना, किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह ले, और आराम से एक ऑफिस बना के उसमें बैठ के आराम से अपना वो करता रहे। तो इतने में वो बीच में बात काटते हुए बोला अरे आंटी इसमें भी मैं 2 लाख रुपए गंवा चुका हूँ, ये तो बेकार है, शेयर मार्केट का बेकार है। वो अपना मोबाइल खोला उसने, उसमें ग्रो ऐप में वो अपना वो 2 लाख रुपए अपने PNL में माइनस दिखाने लगा। तो मुझे बड़ा शॉकिंग मतलब उसकी इतनी बातों से उसको लगा। खैर मैंने कहा इसको थोड़ा सा सच से रूबरू कराया जाए। तो मेरे हरियाणा, पंजाब और इधर आपके राजस्थान वगैरह में कुछ मित्र हैं जो अच्छा बड़ी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कुछ ब्रीडर हैं। तो मैंने उस समय करीब 5-6 लोगों को फ़ोन किया। कुछ 1-2 लोगों के फ़ोन रिसीव नहीं हुए, वो थोड़ा सा बिजी थे, उन लोगों के बाद में फ़ोन आए। तो मैं हैंड फ्री करके उनसे बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक बालक आया हुआ है। तो जब उसने उनकी बातें सुनी तो अब वो थोड़ा सख्ते में आ गया। इसी बीच मैंने एक पंतनगर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर वेटरी कॉलेज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी, हमारे अच्छे मित्र भी हैं और उनसे हम काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है और ये बालक एक आया हुआ है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी से अगर ये पैसा लगा देगा तो फिर इसका तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दीजिएगा, और इसको कुछ और बच्चे हो जाएंगे, 10-12 बच्चों का बैच हो जाएगा, तो हम उसको हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर वो दिला देंगे। तो खैर बच्चे का थोड़ा सा चेहरा उतरा। बोला अंकल अब बताओ यार कैसे करना है। तो ठेकेदार के पास नहीं जाता हूँ, अच्छा हो गया मेरे थोड़े पैसे बच गए आपके पास आने के बाद।
मैंने उसको एक सलाह दी, मैंने कहा या तो अभी इतने पैसे खर्च करके 5 साल के बाद तुम्हारा कम से कम 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, या एक काम कर ले 10,000 रुपये महीने के मेरे कहने से खर्च कर ले, घर पे 3-4 भैंसें हैं बता रहा था। तो मैंने कहा जो भी तुम खर्चा कर रहे हो उस पर 10,000 रुपये महीना मेरी फीस समझ लेना, वो अपनी भैंसों पे खर्च कर ले, और दिन का 1 से 2 घंटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू 1 साल तक मेरे पास आ, और काम वही करेगा जो मैं बताऊंगा, अपना दिमाग नहीं चलाएगा, तब तो कुछ वो करेंगे। उसके बाद तू धीरे धीरे उन्हीं भैंसों से सीखेगा, उन्हीं से इम्प्रूवमेंट हो करके हर महीने अगर एक्स्ट्रा उन पर लगाएंगे ये 10,000 रुपये जो भी तुम मैंने फीडिंग करा रहे हो या कुछ भी मैनेजमेंट जो भी कर रहे हो, उसके बाद उन पर क्या फ़र्क आता है साल 2 साल के बाद, फिर तुझे लगेगा तो एक एक 2 करके तुम्हारी भैंसें खरीदवा के इतना मैं कर सकता हूँ कि 5 साल के बाद तेरे पास 50 लाख का एसेट खड़ा होगा, और खर्चे तेरे उस समय तक मुश्किल से 8-10 लाख रुपए होंगे। तो फ़िलहाल तो गया हुआ है कि मैं आऊँगा, और आज 2 दिन हो गए तब से आया तो नहीं है अभी तक। तो कई बार अच्छा भी लगता है कि नई पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट लेती है, लेकिन कई बार बड़ा डर भी लगता है कि ये जितनी जल्दी ये लोग करना चाहते हैं, जितनी जल्दी इन्हें रिटर्न चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में कैसे ये लोग निकाल पाएंगे, और सबको बहुत जल्दी अपना पैसा डबल ट्रिपल करना है। खैर देखते हैं, फ़िलहाल अगर इनको सही दिशा दी जाए तो मुझे तो लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है। नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव समझना चाहिए, और हम कितना योगदान कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं, उसके लिए तो हम तैयार हैं ही। आपने देखा, थैंक यू।